जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आज आपके अपने YouTube चैनल AR टीच में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10वीं के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। जो आप अगर गणित से हैं, क्लास 10 में हैं तो आप इस चैप्टर से भली भांति परिचित होंगे कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है क्लास 10 के बोर्ड के लिए। और इसके साथ साथ अगर आगे आप गणित पढ़ते हैं तो गणित में इसका उपयोग बहुत अधिक है। तो अगर आप 10 में हैं और गणित पढ़ते हैं तो यह जो चैप्टर है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10 से 12 नंबर का प्रश्न बोर्ड में इस त्रिकोणमिति के चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति का परिचय है क्या, आखिर हम त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, कौन कौन से इसके सूत्र होते हैं और कैसे हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर में सारे चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय आखिर होता क्या है। अब इससे पहले एक शब्द आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम देख पा रहे हैं तो यह है त्रिकोण, त्रिकोण और दूसरा है मिति। अब यहाँ पे देखेंगे तो त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है माप करना, मापना, मापना। यानी त्रिभुज की भुजाओं का माप करना या फिर त्रिभुज के कोणों का माप करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार से यही त्रिभुज है कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के भुजाओं का माप करना या फिर त्रिभुज के कोणों का माप करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। हम उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है। त्रिभुज की भुजाओं का माप करना, माप करना या कोणों का माप करना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए, इतनी चीज तो हम जाने कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिभुज के भुजाओं का माप कर सकें, या तो यह इन भुजाओं का माप करें या फिर इनके कोणों का माप करें, तो वही हमारा कहलाता है त्रिकोणमिति। अब ये अलग बात है, लेकिन हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो हमको इसमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज की बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। तो मैं इसको मिटाता हूं और समकोण त्रिभुज के बारे में सारी बातें आपको क्लियर करता हूं। बहुत ही बेसिक लेवल से आपको लेकर चलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो इसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो वह त्रिभुज, पहले मैं लिख देता हूं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान समझिएगा कि हमने एक त्रिभुज ऐसे बनाया है और कहा है कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितने अंश का हो, 90 डिग्री का हो, तो ऐसी त्रिभुज जो कहलाएगी वह कहलाएगी समकोण त्रिभुज कहलाती है।
यहाँ पे आप एक त्रिभुज देख सकते हैं जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण हो, वह कितने अंश का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं कि वह भैया समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज की क्या, तो समकोण त्रिभुज में इसके गुण लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज का क्या गुण होता है, क्या क्या इसकी खासियत होती है? तो इसमें एक लंब होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है, एक आधार होता है। इसके साथ साथ एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है, तो हम उसको कहते हैं कि वह हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखिए लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में, 7 में इन सारे चीज़ों के बारे में बता दिया गया है, बस आपको भूल गया होगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर जो कोण 90 अंश का है उसके सामने वाली जो भुजा होती है, इसी को हम कहते हैं कर्ण। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्ण क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूँ कि समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसको आप याद रखिएगा कि जो सबसे लंबी भुजा होगी, ये फिक्स होता है कि कर्ण जो होता है ये सबसे लंबी जो यह भुजा होती है, इसी को हम कर्ण कहते हैं। जो सबसे लंबी भुजा है अर्थात जो AC है, यह AC जो है वह क्या है? कर्ण है। ये क्लियर है आपको कि कर्ण क्या होता है? कर्ण कहते किसे हैं? कर्ण कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा कि जो सबसे लंबी भुजा होती है उसी को हम कर्ण कहते हैं। जो सबसे लंबी भुजा यहाँ आपको देखने को मिल रही है, यह क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब देखिए लंब और आधार क्या होता है। लंब और आधार, तो शेष अन्य दो भुजाओं में हम लंब और आधार का निर्णय करते हैं। अर्थात लंब ये हो सकता है या फिर लंब ये भी हो सकता है, आधार ये हो सकता है और आधार ये हो सकता है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि किसको हम लंब कहेंगे और किसको आधार कहेंगे। एक तरफ के लिए मान लेते हैं कि लंब यह है और आधार ये है। मान लेते हैं कर्ण ये है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लेकिन कर्ण फिक्स होता है कि 90 डिग्री जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वही हमारी कर्ण होगी। ये तो बात फिक्स है। अगर मैं यहाँ पे एक और चित्र बना दूं, ऐसा चित्र बना दूं और पूछूं कि बताओ बाबू इसमें से कौन कर्ण है, तो आप कह दिएगा सर जी ये जो सबसे लंबी वाली भुजा है यही कहलाती है कर्ण, और यह लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये आप समझ गए कि कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। आगे चलते हैं। अगर आप समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो कहता है कि कर्ण की जो भुजा होती है उसका वर्ग, कर्ण की भुजा का वर्ग शेष दो भुजा लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। अर्थात इस कर्ण का वर्ग करें और शेष अन्य दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दें तो वह आपस में बराबर होता है। यह कहता है पाइथागोरस प्रमेय। ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह कहता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इससे कई सारे, जैसे कर्ण का निकाले हैं तो अब हम यहाँ पे लंब का निकाले तो क्या बनेगा? लंब का स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? तो लंब को इधर भेजे हैं तो कर्ण को इधर भेजिए तो बन जाएगा आधार का वर्ग। एक मिनट, अगर हम लंब का निकालें तो हो जाएगा, लंब का स्क्वायर निकालें तो हो जाएगा
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या फिर अगर आधार निकालें तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये फार्मूला होता है, इन तीनों फार्मूलों को याद रखिएगा। आप अगर एक भी फार्मूला याद रखते हैं तो आपका एक ही फार्मूले से सारा काम बन जाएगा, बस आपको पक्षांतर करने आना चाहिए। देख पा रहे होंगे कि अगर हम लंब निकालें हैं तो आधार को इधर भेज दिए हैं, तो आधार प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, देखिए बन गया। और अगर हम आधार निकालते हैं तो लंब को इधर भेज दिए माइनस, और बन गया ये। तो यह फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। आपको यह पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का जो वर्ग करेंगे वह शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी यह अकेले इन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह कहता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए इस पे एक दो सवाल लगा के देखते हैं। चलिए तो एक प्रश्न लगा के हम देखते हैं और बताते हैं कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय को हम लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना दिया गया है ये, और समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान, जैसे इसको ए बी और सी कह दिया गया, तो एक भुजा का मान कह दिया गया कि यह 4 सेंटीमीटर का है और यह 3 सेंटीमीटर का है, और आपसे इसका मान पूछ दे तो आप कैसे बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? तो आप क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और नाप के कह देंगे कि इतना सेंटीमीटर का है, देख लीजिए। लेकिन आपके पास स्केल ना हो तो क्या करेंगे, तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं यह क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ये अभी को आपको बताया गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। यह फार्मूला आपके सामने है। यहाँ पे हमको इसी का मान निकालना है, इस भुजा का मान निकालना है, तो स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर, और लंब के जगह पे 4 का स्क्वायर, ये लंब है, लंब का मान 4 है, और आधार का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 चौक को 16 और 3 तरीके 9। ये कर्ण के स्क्वायर का मान आपको निकल गया 25, और जब यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अगर स्क्वायर को हम इधर भेजते हैं, स्क्वायर हमारा इधर जाता है, यहाँ पे लिख रहे हैं कर्ण, और इसका स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 25, और आपको पता होगा रूट में 25 का जो मान होता है वह कितना होता है, 5। अर्थात इस कर्ण का मान कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमको अगर दो भुजा दी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जो अगली वीडियो होने वाली होगी वह होगी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, और उन पे किस प्रकार से प्रश्न को हम हल करेंगे उसके बारे में हम सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप समझते जाइए, लिखते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हल करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।